हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये आपके और हमारे लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। कुछ ही दिनों पहले ये एक मैसेज वायरल हुआ और ये यूट्यूब पे, ये इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। मैसेज इतना शॉर्ट है, आई एम 29, आई हैव वेस्टेड 7 years फॉर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, व्हाट शुड आई डू नाउ। इनका कहीं पे सिलेक्शन वगैरह नहीं हो पाया होगा। 7 साल जिंदगी का मत के लगाने का मतलब होता है कि अगर आप 21 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो ये 28-29 साल की एज में इस मैसेज को टाइप कर रहे हैं। बहुत पेनफुल। ये भले ही इतना छोटा सा ये मैसेज रहा होगा, लेकिन जिसने ये टाइप किया हुआ है इतनी पेन के साथ उन्होंने ये टाइप किया होगा। और ये बयां करता है हर एक उस एस्पिरेंट का, हर एक उस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले व्यक्ति का दर्द जो कि वो फेस करता है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको कहेंगे कि जिंदगी में बिल्कुल भी प्लान भी नहीं होना चाहिए, वन साइडेड डेडिकेशन आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पहले फर्स्ट या 2 अटेम्प्ट्स जब आप दे रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे दो कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब आपका पहले या 2 अटेम्प्ट्स में अगर क्लियर नहीं हुआ, 23, 24 या फिर 25 की एज में हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी कुछ ही सालों में, शायद 2-3 सालों में आपकी एक अलग मोड में जाएगी। तो आपको कुछ हो सकता है, स्टेबिलिटी ना ही सही लेकिन करियर के नाम पे आपका कुछ होना चाहिए। प्रिपरेशन कैन नॉट बी योर करियर एट ऑल। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द बेस्ट एंड इजीएस्ट प्लान बी ऑप्शंस फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट इन सच ए वे कि उसकी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी बर्बाद ना जाए, वो यूपीएससी की तैयारी भी करते रहे और साथ में उसके पास एक दूसरी करियर अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो। राइट। तो इन सब बातों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक बात और जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने इस मैसेज के वायरल होने के बाद मीम बनाना शुरू कर दिया। आजकल इंस्टाग्राम, मैं खुद इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हूँ आजकल क्योंकि मेरा मेंस इस साल का हो चुका है और मेंस के बाद अपन को कूल बनना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों को दिखाना पड़ता है कि मैं उन्हीं के बीच का हूँ। मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स दे डू नॉट नो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड दे नन ऑफ देम, ऑलमोस्ट नन ऑफ देम नो कि ये चैनल मेरा चैनल है। राइट। उन्हें पता चलेगा तो ठीक है, दे विल खैर छोड़ो उन चीज़ों को। तो बात ये है कि मैं भी खुद देख रहा था, इवन भाई, इवन नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने भी मीम बनाए कि भैया दिस इज वाई मैंने कभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की ही नहीं, मैं पैसे बना रहा हूँ। कितना पैसा बना रहे हैं भाई वो? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख एक साल का। समझ रहे हो? उनके लिए एक अलग ईगो है ये। लेकिन दे फेल टू अंडरस्टैंड कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिसने अपनी प्रिपरेशन में 3 से 4 ऑनेस्ट ईयर्स दिए हुए हैं, उसके नॉलेज का लेवल और उसके स्किल्स का लेवल, स्पेशली स्किल इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड स्किल्स इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, कि आइडियाज कैसे बनाने हैं और कितने बेहतर वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, इस लेवल पे सोचने का जो लेवल है वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट का कॉमन आदमी से या इन पैसे कमाने वाले लोगों से काफ़ी बेहतर होता है। तो आपको अपना टैलेंट जाया नहीं करना है। ये ज़रूर देखना है कि अगर आपके 2 से 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं तो आपको कुछ डिफरेंट करियर ऑप्शंस जो कि इस तरीके से आप जो है अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सके, अडॉप्ट कर सके, जिससे ना आपकी यूपीएससी की तैयारी रुके, ना आपको उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत पड़े और थोड़ी स्टेबिलिटी भी हो और चीज़ें थोड़ा लिंक भी हो। राइट। इससे पहले एक और बात हमें जाननी पड़ेगी अपनी डिजायर ऑफ यूपीएससी के बारे में। राइट। देयर इज वन थिंग कि हम जब भी किसी करियर ऑप्शन की बात करें, राइट, तो स्पेशली मैंने ये देखा है जितने भी अपने दोस्तों से बात करूं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी, अगर उसने एक अच्छी तैयारी की हुई है, किसी किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट ने 4-5 साल की तैयारी की हुई है, राइट, तो आप पाएंगे कि अगर कोई अच्छी कंपनी इवन उसे 20-30 लाख का भी पैकेज ऑफर करे, उसके दिल में एक डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहती है, वो रिग्रेट हमेशा रहता है कि नहीं यार, करना तो सिविल सर्विसेज ही था। राइट। क्योंकि हमने अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से बना रखा होता है कि नहीं, जॉब हो तो पब्लिक एंगेजमेंट वाली, हमारे लिए पैसा मैटर नहीं कर रहा है, उतनी पावर नहीं मैटर करती है भाई, किसी से भी पूछ लो। राइट। पावर क्या होती है? तब तो नेता बन लो। नो, जो मेन चीज है, जो वो है पब्लिक, द नेचर ऑफ जॉब। राइट।
कि हम वी विल गेट बोर्ड अगर कहीं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के साथ डील कर रहे हो, कहीं कुछ और चीज़ें के साथ डील कर रहे हो, भाई ज़िंदगी में बोरिंग इतनी आ जाएगी, ठीक है? ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो वो जो सिविल सर्विसेज़ का मेन क्रेज़ है, हमने अपना माइंडसेट ऐसे बना दिया हुआ है कि जॉब चाहिए, कोई काम चाहिए, प्रोफ़ेशन चाहिए तो पब्लिक एंगेजमेंट वाला, राइट? जिसमें हम कुछ ऐसे डिसीज़न ले सकें, जो लोगों के चेहरे पे थोड़ी स्माइल लाए और एक सैटिस्फैक्शन वाली चीज़ हो। तो ये हमेशा एक फैक्टर रहता है कि वी आर नॉट एबल टू इजीली मूव ऑन टू अदर करियर ऑप्शंस। व्हाई? बिकॉज वी आर इमोशनली अटैच्ड टू सिविल सर्विसेज। ये सारे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन कुछ एक ऐसे करियर ऑप्शंस हैं, राइट? कुछ एक ऐसे करियर ऑप्शन जो कि ऑर्डिनरीली डिस्कस भी होते हैं, इनकी डिस्कशन हम बहुत बहुत कम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जरूर कि क्या आपके यहाँ पे स्कोप है। और कुछ ऐसे करियर ऑप्शन जो अभी हम आगे देखेंगे, एक दो ऐसे करियर ऑप्शंस भी है जिनको आप बहुत ही, ठीक है, बहुत ब्राइट हैं, आपको उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि ऑर्डिनरीली डिस्कस किए भी जाते हैं, जैसे सीएपीएफ का एग्जाम हो गया। गुरु ये एग्जाम इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, सीएससी से इजी होता है। और आप जो है इस एग्जाम में सिर्फ दो हिस्से हैं जिन्होंने नहीं दिया हुआ है। एक प्रीलिम्स होगा, सुबह आपका प्रीलिम्स होता है, शाम को आपका मेंस होता है इसका, राइट? उसके बाद फिजिकल इसका ठीक ठाक इजी होता है। और उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर आप प्रीलिम्स में ठीक ठाक स्कोर कर लेते हो, 150 का नंबर स्कोर कर लेते हो, आपका सिलेक्शन डन है। अगर आप प्रीलिम्स में 130 के आसपास स्कोर कर लेते हो और मेंस आपका इसका सही रहता है, तो भी आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो सकता है। मेरा अपना इस साल सीएपीएफ का रिटन एग्जाम निकला हुआ है, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये एग्जाम ठीक ठाक ईजी होता है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो सीएपीएफ का जरूर देना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी जॉब, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा, ठीक है, पे स्केल तो छोड़िए, लेकिन पब्लिक एंगेजमेंट वगैरह इसमें भी रहती है, ठीक है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम रहता है। इससे आपकी जो जॉब प्रोफाइल है ये काफ़ी अच्छी है, गजेटेड पोस्ट है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें एज लिमिट 25 है, और ऐसे जो लोग हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए ये ऑप्शन अब शायद अवेलेबल नहीं है, अनलेस कि वो एस सी एस टी ओबीसी एटसेट्रा के थ्रू एज रिलैक्सेशन कुछ क्लेम कर ले। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें कोई आप एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं कर सकते, दैट इज सीडीएस एग्जाम। अगेन मैंने खुद 3 बार दिया हुआ है, मेरा तीनों बार क्वालिफाई हुआ है। अगर आप अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरुआत में कर रहे हैं तो आपको जरूर ये एग्जाम देना चाहिए, राइट? ये एक तरीके से 100 रुपए की, 200 रुपए की आपकी टेस्ट सीरीज के तौर पे भी काम करता है। और जिन लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं है वो ओटीए, सिविल सर्विसेज सीडीएस में ओटीए के लिए जरूर भरना। ओटीए में आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है 5 साल का, और जैसे ही आप 5 साल के कंप्लीट हुए उसके बाद आप जो है रिटायरमेंट ले सकते हैं। और फिर आकर के आप स्टेट सिविल सर्विसेज भी बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर जो आपके राइट, जो अ, जो रिटायर्ड जो आर्मी पर्सनल होते हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन स्टेट सिविल सर्विसेज देती है। तो यहाँ भी आपके पास अच्छा एक स्टेबलाइजिंग करियर ऑप्शन है अगर आप 23 के हैं, 24 के हैं। लेकिन यहाँ पे रेयर चांसेस है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि एसएसबी थोड़ा टफ इसका रहता है। हालांकि सीडीएस एग्जाम ठीक ठाक इजी होता है, मैं इजीएस्ट भी नहीं कहूँगा, राइट? क्योंकि अब इन्होंने सीडीएस एग्जाम भी बहुत ही ज़्यादा टफ बना दिया है, 2019-2020 के प्रीलिम्स के लेवल के आसपास का। फिर आता है ईपीएफओ एग्जाम, इस साल भी हुआ था, राइट? और इसमें बहुत ब्राइट चांसेस है, अगर आप एक ऑनेस्ट सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है और आप इस एज ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं और इस डायलेमा से आप जूझ रहे हैं, तो गुरु मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगले साल जो ईपीएफओ का एग्जाम आने वाला है, राइट, चाहे वो एओ हो या फिर कोई असिस्टेंट कमिश्नर का हो, जैसा भी एग्जाम आएगा उसके लिए लेबर लॉज वगैरह बस ये एडिशनल आपने काम करना है। इस साल भी जो पेपर आया हुआ था, अगर किसी ने लेबर लॉज वगैरह ठीक से पढ़े होते तो उतना डिफिकल्ट भी पेपर नहीं था, राइट? इनफैक्ट मैंने तो बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा मेंस भी था, तो मेंस के चक्कर में मैं लेबर लॉ वगैरह कुछ नहीं पढ़ पाया, ना इकोनॉमिक्स पढ़ पाया, ना अकाउंटेंसी पढ़ पाया ध्यान से। तो इनको पढ़े बिना भी मैंने जो पेपर दिया उसमें आई वाज स्कोरिंग अराउंड 135, हो सकता है कि कट ऑफ 150 के आसपास गई हो। तो बस लगभग 10-12 क्वेश्चन ठीक और मार्क करके ये हो जाता, और इसमें सीधा आप जो है इंटरव्यू दे करके ईपीएफओ में बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल में आप जा सकते हो। ये कुछ ऐसे ऑर्डिनरीली डिस्कस्ड चीजें हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम, अगर आपने इकोनॉमिक्स में एमए किया हुआ है, राइट, अदर एग्जाम्स लाइक जियो साइंटिस्ट का एग्जाम, ये कुछ यूपीएससी के विद इन ऑप्शन है। स्टेट सिविल सर्विसेज तो है ही है। हम यहाँ पे उतना इन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप सभी को पता है। एक बात जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं, व्हाट अबाउट दिस यूजीसी नेट?
गुरु मैं आप सभी को बोलूँगा, मोस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, मेरा अपना मानना ये है, मैंने जितने भी लोगों से आज तक बात करी, मोस्ट ऑफ देम दे चूज़ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का ऑप्शनल। मोस्ट ऑफ लोगों का ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का ऑप्शनल होता है, चाहे वो इंजीनियर हो, वो जियोग्राफी ऑप्ट करेंगे, वो हिस्ट्री ऑप्ट करेंगे, वो पीएसआईआर ऑप्ट करेंगे, वो कुछ एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, कुछ अदर चीजें, वो लिटरेचर वगैरह ऑप्ट कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल का ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का ऑप्शनल रहा है। मैंने पिछले साल भी जिन लोगों के साथ बात करी, मेरे पास डेटा तो नहीं है, लेकिन जिन जिन का मुझे मालूम है, ठीक है, कि पिछले साल भी मेरा मेंस था, इस साल भी मेरा मेंस मैंने दिया हुआ है, जिनसे भी मैंने बात करी, मोस्ट ऑफ द पीपल दे ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड राइट का ऑप्शनल। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स लिया होगा, जिन्होंने फिजिक्स लिया होगा, केमिस्ट्री लिया होगा ऑप्शनल, समझ रहे हो। तो गुरु ये ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का अगर आपके पास ऑप्शनल है, आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को मास्टर कर रहे हो भाई। जब आप ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मास्टर्स के लेवल की प्रिपरेशन करते हो। इनफैक्ट क्योंकि मेरा ऑलरेडी एमए इन पॉलिटिकल साइंस है, मेरा ऑलरेडी एमए इन पॉलिटिकल साइंस है, मैंने पढ़ा हुआ है एमए के लिए, ठीक है, कितना कर सिलेबस लगता है। मेरा ये मानना है इनफैक्ट आप ऑप्शनल के लिए मास्टर्स के लेवल से, इंडियन यूनिवर्सिटी के मास्टर्स के लेवल से भी ज़्यादा पढ़ रहे होते हो। अब जब आप पढ़ ही रहे हो तो डिग्री लेने में क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। डिग्री लेने में क्या दिक्कत है आपको, बस लगभग अगर इग्नू से भी आप जो है मास्टर्स करो कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री प्रोग्राम में, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आई सजेस्ट, मैंने अपने दोस्त से भी, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मैंने जबरदस्ती मास्टर्स का फॉर्म भरवाया, उनकी भी एज 26-27 के आसपास हो गई थी, राइट। मैंने जबरदस्ती भरवाया कि मास्टर्स करो भाई, अगले 2 साल में मास्टर्स हो जाएगी, एंड विद इन दीज 2 years यू विल डेफिनेटली क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम, राइट। सो ये एक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिक्योर खेलो, नो, ठीक है। अब सिक्योर खेलना सही है या गलत, ये भी एक एक तरीके से डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशनिंग क्या है सोसाइटी में। भाई अगर आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हो, मिडिल क्लास तो छोड़ो, अगर आप लोअर क्लास से बिलोंग कर रहे हो, तो आपके पास 2 साल से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है अपनी प्रिपरेशन के लिए। वाई? बिकॉज यू नो योर फैमिली वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन योर प्रिपरेशन फॉर लॉन्ग। अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हो, 2-3 साल से ज़्यादा आपके पास भी नहीं है। अगर आप ये गवा चुके हो, यू नीड टू लुक, ठीक है, इधर उधर, आपको हेयर एंड देयर लुक आफ्टर करना पड़ेगा चीज़ों के लिए, कि आपके पास अब क्या ऑप्शन बचते हैं साथ में, राइट। क्योंकि यूपीएससी इज अ गेम जिसमें भाई, ठीक है, 5 लाख लोग अगर बैठ भी रहे हैं, इनमें से 50,000 लोग सीरियस है। इट मीन्स हर साल डेफिनेटली 49,000 लोग सीरियस एस्पिरेंट, जिन्होंने मेंस की तैयारी, प्री की तैयारी की होगी, दे विल बी गेटिंग डिसअपॉइंटेड। हर साल इतने लोग डिसअपॉइंट होंगे ही होंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? सो फॉर देम, हर किसी को अपने लिए ये यूजीसी नेट का एग्जाम इज एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसके लिए आपको एमए पहले करना पड़ता है, ठीक। और एक बात और, अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि आप अपने ऑप्शनल में, चाहे आप इंजीनियर हो, जो मर्जी हो, इंजीनियर भी ये जो है ये डिग्री ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज की कोई डिग्री, इग्नू वगैरह से या फिर किसी यूनिवर्सिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री प्रोग्राम से एमए जरूर करना, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। और इवन एमए के फर्स्ट ईयर में ही आपको जो है यूट्यूब में ऐसी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको यूजीसी नेट सेकेंड ईयर में ही देना चाहिए, या सेकेंड ईयर में ही दे सकते हैं। यूजीसी की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। मैं आपको खुद का बताता हूँ, राइट, ये एग्जाम इजी है, मैंने 3 अटेम्प्ट अभी तक यूजीसी के नेट के दिए हुए हैं। आई वुड लाइक टू, ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम शेयरिंग माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें किया हुआ है, राइट। तो ये देखो, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसमें मेरे टोटल परसेंटाइल इतने थे, एंड आई क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। ये फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में दिया था, समझ रहे हो। अभी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं हुए थे, ये लास्ट ईयर का है, ठीक है, जून, ये 2021 2022 मर्ज्ड साइकिल्स थे। इतने लोग अटेम्प्ट अपीयर हुए थे इसमें, और फिर क्वालिफाई अराउंड, ठीक है, हजार हजार के आसपास जो है मेरे सब्जेक्ट में इसमें क्वालिफाई हुए थे, राइट। देन ये फिर अगेन ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, दिसंबर 2022 का। अगेन इसमें आई वॉज एबल टू स्कोर अराउंड 98%, ठीक है, 99%, 98.5 परसेंटाइल, इतने इसमें स्कोर होने के बाद, एंड आई वॉज क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, जीआरएफ अगेन नहीं लगा इसमें। यहाँ पे मैं, यहाँ भी एक नंबर से जीआरएफ से रह गया, समझ रहे हो, कि एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा होता तो जीआरएफ मेरा हो जाता। यहाँ भी एक क्वेश्चन मेरा एक्स्ट्रा और हुआ होता, 99 परसेंटाइल मेरी यहाँ पे है, और कट ऑफ थी 99.1 परसेंटाइल आई थिंक, राइट। तो ये 0.1 परसेंटाइल से मेरा यहाँ पे रह गया था।
समझ रहे हो, इतने परसेंटाइल से आपका जीआरएफ भी रह जाता है। हुआ होता तो जीआरएफ ठीक ठाक मिलता है, हैंडसम अमाउंट है, अराउंड 37 या फिर 40,000 के आसपास आपको जीआरएफ मिलता है। 50-60,000 के आसपास आपकी पीएचडी के टाइम पे आपको एसआरएफ मिलता है सीनियर, ठीक है। और ये 5 साल तक मिलता रहेगा, समझ रहे हो। इट मीन्स ऑल सेट। अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हो, ये तो मैंने बिना प्रिपरेशन के किया आए, ठीक है। मैं पूरे यहाँ पे राइट, यू नीड टू ट्रस्ट मी। मैं कुछ यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकता कि मैंने बिना प्रिपरेशन के ये दिया है, लेकिन यू नीड टू ट्रस्ट मी कि यस, मैंने ये जो तीनों अटेम्प्ट दिए वो बिना स्पेसिफिक प्रिपरेशन के। मेरे पास कोई नेट की बुक नहीं है, कभी मैंने नेट के लिए नहीं पढ़ा, कभी मैंने नेट के पीवाई क्यों नहीं दिए। सिंस आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड विद माई ऑप्शनल, और मैंने जो भी ये एमए के पेपर दिए इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है। जाओ पेपर दो वापस आओ। असाइनमेंट्स होती है, ठीक है, असाइनमेंट्स आप बना सकते हो, आंसर राइटिंग भी तो कर रहे हो। असाइनमेंट्स कितनी कर होती है यार, ठीक है, 30-40 पेज आपको एक सेमेस्टर में लिखने होते हैं बस, अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से ये कर रहे हो, समझ रहे हो। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन। इसके बारे में जो है गुड पार्ट्स ये हैं कि ये एग्जाम बहुत इजी टू अप्रोच है, आपको कोई भी स्पेसिफिक इसमें कुछ भी अलग से अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, राइट। यू कैन कंटिन्यू योर यूपीएससी प्रिपरेशन साइड बाय साइड, एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास ये एलिजिबिलिटी भी आ जाएगी। सो एवरीवन हु आर वरिंग अबाउट देयर फ्यूचर, दे शुड, ठीक है, दे शुड टेक केयर अबाउट दिस एग्जाम। इस बार भी आई थिंक ये 28 थी इसकी लास्ट डेट, हाँ, इस बार तो लास्ट डेट चली गई है, अगले साल आप जरूर भरना, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दो, राइट। एंड देन ऑप्शनल नॉलेज, ये सिर्फ इतनी नॉलेज आपकी सफिशिएंट होती है इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए। एंड पेपर वन जो है, हे भाई, ये जो पेपर वन है, कई लोग जो सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका ये क्वालिफाई नहीं हो पाता, समझ रहे हो। मतलब इसमें वो 50 मार्क्स का, ठीक है, 50 क्वेश्चन का ये पेपर होता है बेसिकली, जिसमें रीजनिंग, मैथ और टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जनरलिस्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड होता है। इवन टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड से भी जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, राइट। तो बहुत लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनके 30 भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। मेरे हर बार अराउंड 40 प्लस बने हैं बिना किसी अलग से तैयारी के। अगर आप यूपीएससी के लिए सी सेट, ठीक है, आपके सी सेट ठीक ठाक है, समझ लो, थोड़ा बहुत बेसिक साइज में मैथ आता है, 7-8 क्वेश्चन बस, रीजनिंग के थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, और वो भी मतलब हलवा रीजनिंग। भाई रीजनिंग के नाम पे पूछ क्या रहे हैं ये, यूपीएससी का पेपर देंगे तब तो भाई यूजीसी नेट के सारे डायरेक्टर लोग वो, मतलब, समझ रहे हो, वो वो दवाई खाने बैठ जाएंगे वो, ठीक है, इतना दिमाग खराब हो जाएगा उनका। तो अगर ये लोग यूपीएससी के एग्जाम में बैठ जाएं तब तो ये पागल ही हो जाएंगे, अगर ये चीज इनको बॉदर कर रही है। तो नेट में उतना कंपटीशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग स्पेसिफिकली नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो उस स्टैंडर्ड पे तैयारी नहीं कर रहे हैं जिस स्टैंडर्ड पे आप उन्हें बीट कर पाएंगे, राइट। गॉट इट। तो बिना स्पेसिफिक प्रिपरेशन के आप जो है इस एग्जाम को, ठीक है, क्रैक कर सकते हो, और जॉब प्रोफाइल भी अच्छी है। अगर आप प्रोफेसर भी बनते हो, राइट, इवन, ठीक है, वहाँ आपकी स्टेबिलिटी वगैरह ठीक रहेगी, और साथ में आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड ब्राइट अपॉर्चुनिटीज है भाई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, इतनी ज़्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंडिया में खुल रही है, ठीक है। इवन जो अब जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, और इवन जो ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में आना शुरू हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, जो है सार्क यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, इस तरीके की यूनिवर्सिटी खुल रही है, राइट। आपके ऑस्ट्रेलिया की रिसेंटली कुछ एक यूनिवर्सिटीज इंडिया आई, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज इंडिया आने का प्लान कर रही है। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको हो सकता है कि फ्यूचर में मिले, बहुत ब्राइट अपॉर्चुनिटी है इफ यू आर ए ब्राइट पर्सन, ठीक है। तो आपको लॉजिकली यहाँ पे सोचना पड़ेगा, मैं तो आपको यही कहूंगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है गुरु, राइट। ट्रस्ट मी और नॉट, मैंने सही में कोई स्पेसिफिकली प्रिपरेशन नहीं करी, स्टिल आई वॉज एबल टू रीच दिस क्लोज। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन से मेरा रह गया जीआरएफ, यहाँ पे भी जीआरएफ एक क्वेश्चन से रह गया, अदरवाइज मैं अभी पीएचडी कर रहा होता। अब अपने पैसे से कौन ही करे यार पीएचडी, राइट। एंड देन देर इज ऑल्सो अनदर अपॉर्चुनिटी आपके लिए, दैट इज टीचिंग फैकल्टी। लेकिन मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि आप इसे लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं। गुरु, जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो तो, ठीक है, उनका वहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है, आप पूरी जिंदगी भर, ठीक है, यही नहीं कर सकते हैं, राइट। तो टीचिंग, हालांकि इसमें ठीक पैसा है भाई, अथाह पैसा है, अंधाधुंध पैसा है, स्पेशली यूपीएससी की टीचिंग कैटेगरी में, राइट। हालांकि मैंने भी अपनी, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही इसे आप कहेंगे, तो एक तरीके से टीचिंग मैंने पिछले साल शुरू की हुई थी ऑनलाइन। तो मैं काफ़ी टाइम से यहाँ यूट्यूब पे सेशन वगैरह ले रहा हूँ, लेकिन पिछले साल ही आई स्टार्टेड, अभी तो मैं इंटर्नशिप हूँ, राइट, अभी मेरी इंटर्नशिप है।
तो भी इंटर्नशिप में भी अनअकैडमी इज पेइंग डिसेंट अमाउंट टू मी, ठीक है, ठीक ठाक अमाउंट वो पे कर रहे हैं कंपेयर टू माय अदर फेलोज जो कि किसी एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं और आजकल वो जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। मेरा ठीक ठाक मतलब आने ठीक ठीक चल रहा है। अब अगर ये परमानेंट कर दे, अगर इंटर्नशिप में इतना ठीक ठाक पे कर रहे हैं तो सोचो, राइट। और ये यही है यूपीएससी की कोचिंग में, इवन जो आपके दिल्ली के कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 5-5 हज़ार रुपया एक नॉर्मल टीचर भी वहाँ पे 1 घंटे, ठीक है, एक क्लास का मतलब 2 घंटे की क्लास का कमा रहा होता है। मतलब महीने का 1.5 लाख, 1.5 से 2 लाख रुपया वहाँ पे वो बना रहा होता है। सो ये आपकी एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन भाई इसमें ना, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको 1 घंटे का लेक्चर लेना है, आपको 2-3 घंटे साथ में प्रिपेयर वो करना पड़ेगा। हालांकि आपकी अच्छी रिसर्च अपनी हो रही है, अपनी नॉलेज ग्रो हो रही होती है, लेकिन इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी जो है आजकल लेक्चर ले रहा होता हूँ, मुझे मालूम है। और मुझे वो बिल्कुल खुद पसंद नहीं होता है कि ठीक है कोई कोई आकर के पीपीटी बनाए या फिर कहीं से कॉपीड कोई कंटेंट हो, नो। अगर फिर आपको लेनी है क्लास तो अच्छे से लेना, अगर ये काम करना है तो अच्छे से करने की कोशिश करना, राइट। हर एक एंगल को वहाँ पे खुद डिस्कवर करने की कोशिश करना, खुद उस पर रिसर्च करने की कोशिश करना। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ यू वांट टू, ठीक है, आई मीन इफ यू आर लुकिंग फॉर सम अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस इन योर लाइफ। सो इन चीज़ों को मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा, राइट। आई एम ऑलवेज वेल विशर ऑफ ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ट्रस्ट कंटिन्यूसली। यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन PYQ रिसर्च प्रोग्राम, राइट। और जो लोग अभी तक मुझे सुन रहे हैं और जिन्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, तो मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा। जानने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके बाद क्लासेस में आना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा नाम क्या है। मैं अनअकैडमी पे डेली फ्री क्लासेस भी लेता हूँ, राइट। तो आप जो है उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट तक आप कोशिश करें कि शेयर करें, राइट। अगर आपको लगता है कि इससे आपको कोई हेल्प मिली है, कोई गाइडेंस वगैरह मिली है, या कोई दूसरा टॉपिक ऐसा हो जिस पे आप चाहें कि मैं वीडियो बनाऊं, वो प्लीज़ साथ में सजेस्ट करते रहिए, राइट। नीचे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ठीक है अपनी तैयारी जारी रखो, बट एट द सेम टाइम अगर आप इस टाइम हाई रिस्क जोन में हो लाइफ में, तो आपको कम से कम इतना जरूर देखना पड़ेगा कि आप तैयारी के बीच ही मर ना जाओ, एक व्यक्ति के तौर पे, एक इंसान के तौर पे, राइट। तो वो बात है, अगर वो चीज़ आपको कंटिन्यू रखनी है तो आपको एडेप्टेबल होना पड़ेगा। वो जो डॉर्विनिज्म है, ठीक है, डॉर्विनियन थ्योरी है कि इफ, राइट, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वो यही कहती है कि आप कितना एडेप्टेबल होते हो चेंज्ड सिनारियो के लिए, चेंज्ड कंडीशंस के लिए, उतना आप जो है सरवाइव कर पाएंगे इस दुनिया में। दुनिया है तो है जालिम। सो एज ऑलवेज, लव यू ऑल गाइस एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी आपको ये वीडियो लगी। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई दोस्त हैं जिन्हें लगता है कि ठीक है कोई रास्ते इस टाइम सब समाप्त हो चुके हैं, प्रीलिम्स आपका नहीं निकल रहा है, 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, राइट, अभी ज़िंदगी समाप्ति की ओर जा रही है, अगर ऐसा लग रहा है तो उन्हें ये वीडियो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, हो सकता है ये उन्हें हेल्प करे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, मिलते रहेंगे।